गाइस आज बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले तो थंबनेल की बात करें तो थंबनेल में जैसा आपने देखा कि ऐसा क्या है इस पर्टिकुलर ब्रीफ केस में जो पुराने प्रेसिडेंट जो है वो नए प्रेसिडेंट को ये ब्रीफ केस सौंपते हैं, तो इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। प्लस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर वो ये है कि नए प्रेसिडेंट को 75 दिन क्यों लगते हैं गद्दी पर बैठने के लिए, पूरी प्रक्रिया क्या होती है पुराने प्रेसिडेंट से नए प्रेसिडेंट बनने में, राइट। अब देखो आपको ऑलरेडी पता है डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो नए प्रेसिडेंट के तौर पर जो है इलेक्ट हो चुके हैं, बट अभी भी वो गद्दी पर नहीं बैठेंगे, अभी भी वो व्हाइट हाउस पर नहीं जाएंगे। उसके लिए उन्हें 75 दिन का वेट करना पड़ेगा। अब ये 75 दिन की क्या प्रोसेस है, इसमें क्या क्या होगा, पूरी चीज डिटेल में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहला सवाल कि 75 दिनों का गैप क्यों है। तो दरअसल 1776 में जब अमेरिका को आजादी मिली थी तब ज्यादातर लोग जो है वो दूर दराज के क्षेत्र में रहते थे। अब चुनाव जब होता था तो उसके बाद वोटों की गिनती, इलेक्टर्स की बैठक, वोटों का कांग्रेस तक पहुंचना, ये काफी टाइम कंज्यूमिंग था, इसमें काफी समय लगता था और इसी कारण से वोटिंग और शपथ ग्रहण के बीच इतना लंबा गैप रखा गया और ये बेसिकली एक प्रथा बन गई, राइट। हालांकि आज के समय पर ट्रैवलिंग बहुत इजी है, वोट्स की काउंटिंग बहुत जल्दी हो सकती है, बट पहले ये टाइम लगता था। तो इन्होंने क्या किया, इस टाइम पीरियड को, इस गैप को जो है वो एक प्रथा टाइप की बना दी। फिर हुआ ये कि पहले तो मार्च में जो है वो नए प्रेसिडेंट जो है वो मतलब ट्रांसफर होते थे, यानी कि बैठक जो करते थे नए प्रेसिडेंट गद्दी पर बैठते थे मार्च में। नवंबर में इलेक्शन हुए, मार्च में बैठते थे, बट 20वें संविधान संशोधन के जरिए 20 जनवरी एक डेट फिक्स कर दी गई कि ये इनॉग्रेशन डे के रूप में निर्धारित किया गया कि इस दिन जो है वो प्रेसिडेंट जो है वो गद्दी पर बैठेंगे। अब बात करते हैं कि शपथ ग्रहण समारोह की। तो इनॉग्रेशन डे, जिस समय नए प्रेसिडेंट गद्दी पर बैठते हैं, तो उस दिन क्या क्या होता है। तो सबसे पहली चीज तो नए राष्ट्रपति जो होते हैं वो सबसे पहले चर्च जाते हैं और एक परंपरा ये चर्च जाने की जिसको 1933 में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने शुरू किया था। इसके बाद वे व्हाइट हाउस में मौजूद राष्ट्रपति से मिलते हैं जो एक औपचारिक संवाद का हिस्सा होता है, यानी कि एक फॉर्मल डिस्कशन करते हैं वो, और फिर कैपिटल बिल्डिंग में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उन्हें शपथ दिलाते हैं। ये वही शपथ है जो जॉर्ज वॉशिंगटन ने पहली बार ली थी और शपथ में कुछ ऐसा कहा जाता है कि मैं सत्य निष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं अमेरिका के संविधान का संरक्षण, सुरक्षा और बचाव करूंगा। अब आते हैं न्यूक्लियर फुटबॉल पर, जिसके बारे में आपने थंबनेल में देखा था। तो आप जानते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण के बाद एक काला ब्रीफ केस सौंपा जाता है जिसे न्यूक्लियर फुटबॉल कहा जाता है। इसमें न्यूक्लियर हमले से जुड़े जरूरी दस्तावेज होते हैं और कोड होते हैं। इस ब्रीफ केस के साथ हमेशा एक मिलिट्री ऑफिसर राष्ट्रपति के साथ रहता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये ब्रीफ केस कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जहां पर भी अमेरिकी राष्ट्रपति जाते हैं वहां पर ये ब्रीफ केस जाता है उनके साथ। मतलब कि अमेरिकी प्रेसिडेंट के पास जो है वो दुनिया के किसी भी कोने से न्यूक्लियर जो वेपन जो है वो लॉन्च करने की पूरी शक्ति होती है। अब बात करते हैं बाइबल पर शपथ लेने की परंपरा की। तो ज्यादातर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइबल पर हाथ रखकर शपथ लेते हैं, लेकिन यह अनिवार्य नहीं है। जॉन क्विंसी एडम्स ने कानून की किताब पर शपथ ली थी और थियोडोर रूजवेल्ट ने बिना किसी किताब पर हाथ रखे शपथ ली थी। इसलिए ये परंपरा तो है लेकिन नियम नहीं है। तो कैसा लगा आपको ये सेशन गाइस, जिसमें हमने पूरी डिटेल में बात करी कि 75 दिन का समय क्यों लगता है, वो काले ब्रीफ केस के अंदर जो है वो क्या होता है। उम्मीद करता हूँ लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक का बटन जरूर हिट करिएगा और अगर आप सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली यूपीपीसीएस, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की, तो ज्ञान सर के स्पेशल पेड बैच को जरूर ज्वाइन करें। मेरा नाम है कमलाक्ष झा, मैं साइन ऑफ करता हूं। अब नेक्स्ट स्पेशल वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, जय हिंद।